हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बढ़िया एकदम डेंजर। डेफिनेटली मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी एकदम अच्छे चल रही होगी। अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 60 डेज बच रहे हैं। आज है 19th ऑफ मई, 19th ऑफ जून, 19th ऑफ जुलाई, ऑलमोस्ट 60 डेज हैं। इसलिए मैं आपको स्पीड थोड़ी स्लो कर दी है कि सर आपके पास क्योंकि दिन अभी ज्यादा है तो आप बड़े आराम से सारी चीजों को कवर करते जाएं। बट आप इस चीज का ध्यान रखें कि सर आपको हर चीज कंप्लीट करनी है। सारे वीडियो लेक्चर आपको प्रॉपर्ली देखने रिवीजन वाले हैं और सारे नीट के प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं एंड उसके बाद आपको असाइनमेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। My name is Vivek Singh Rathore and let's start our new class. So in this lecture we are going to cover a very important topic that is simple harmonic motion. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं इससे, जो आपका एसएचएम और वेव है से मिला के आपको कम से कम 3 क्वेश्चंस मिनिमम मिल जाते हैं। और मैं आपको बता दूं क्योंकि ये आपको सभी को बहुत टफ लगता है, ये जो चैप्टर है ये सभी को टफ लगता है, इसलिए क्वेश्चन इससे हमेशा इजी आते हैं। इस चैप्टर को आपने ढंग से समझ लिया, इसकी थ्योरी भी ढंग से कर ली तो क्वेश्चन बहुत आसान बनते हैं। ठीक है, तो बस अच्छे से थ्योरी कर लीजिएगा, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चंस बहुत इजी बनते हैं। बिकॉज जब भी चैप्टर सबको टफ लगता है तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चंस उससे इजी आने वाले हैं होते हैं और हम टफ सोच समझ के छोड़ देते हैं और पता चले कि क्वेश्चन बहुत इजी था। अगर हमने थोड़ी सी थ्योरी अच्छी की होती, लास्ट ईयर के क्वेश्चन किए होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की होती तो शायद हमसे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस। मैंने कहा सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? द मोशन विच रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ पीरियोडिक मोशन। ऐसे कोई भी मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। मैंने कहा सर अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, ये क्या होता है? एक टाइम के बाद फिर से वही स्टार्ट करते हैं, फिर पूरा एक मोशन कंप्लीट करते हैं, फिर वही स्टार्ट कर देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता है कि यार इतने फिक्स इंटरवल के बाद ये चीज रोटेट होनी है, ये चीज रिपीट होनी है। मैंने कहा सर ऑसिलेशन क्या हो गया? सर ऑसिलेशन आप बोलते हैं स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन हो गया जिसमें आपका जो मोशन है वो रिपीट तो हो ही रहा है, इसमें टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा मान लो ये एक पोजीशन है, इसके अराउंड ये ऐसा टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे या फिर पेंडुलम आगे पीछे, राइट। जब भी आप किसी पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा हो तो आप उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। एंड जिस पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो हो रहा है उस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन के लिए अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बोले तो सर वो इस फॉर्मेट में होता है कि F इक्वल टू माइनस kx की पावर n के फॉर्म में होता है। ठीक है, x क्या हो गया? x आपका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। आप बोलते हो कि जब भी आपको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाएगा, ठीक है, अगर x, ठीक है, तो जो उसमें फोर्स लग रहा होगा वो इस फॉर्मेट में होगा माइनस kx की पावर n, वेयर k इज कांस्टेंट और n की वैल्यू केवल और केवल ऑड नंबर्स हो सकती है। मैंने कहा वो क्यों हो सकती है जरा देखो। मैंने कहा मान लो ये एक मीन पोजीशन है, अगर इस मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो फोर्स जब पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, जब आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो फोर्स हैज टू बी इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। ऑसिलेशन में हमेशा पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ खींचने की कोशिश की जा रही होगी, तभी ऑसिलेशन पॉसिबल है। तो फोर्स को आपको टुवर्ड द मीन पोजीशन लगाना ही लगाना है। तो जब x पॉजिटिव है तो फोर्स हैज टू बी नेगेटिव, अगर x नेगेटिव होता तो फोर्स हैज टू बी पॉजिटिव बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन तब इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो आप बोलोगे अगर हम बोलते हैं x पॉजिटिव है और n की पावर मान लो इवन है तो आप बोलोगे सर x की पावर n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स नेगेटिव। लेकिन अगर x नेगेटिव है, मान लिया इस डायरेक्शन में होता, x यहाँ पे नेगेटिव है, पावर अगर इवन होती तो नेगेटिव की पावर इवन उसको क्या बना देती? पॉजिटिव, और पॉजिटिव और ये माइनस साइन क्या बना देता है? नेगेटिव। तो इस केस में फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में लग जाता तो आप बोलते हैं बॉडी अब ऑसिलेट नहीं करती, ये बॉडी उसी डायरेक्शन में आगे चली जाती। तो ऑसिलेशन की इसलिए आप बोलते हो जो जनरल इक्वेशन होती है वही होती है F इक्वल टू माइनस kx की पावर n और n की वैल्यू केवल और केवल ऑड नंबर होती है। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। मैंने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो गया? मैंने कहा सर एक ऑसिलेशन का स्पेशल केस है। ठीक है, आपने बोला इस ऑसिलेशन वाली इक्वेशन में अगर n की वैल्यू को हम 1 रख दें तो आप बोलोगे उस ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलने लगते हैं। ठीक है, मेरे का ध्यान रखेंगे, ये ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस है और इसमें जो फोर्स की इक्वेशन होती है वो एग्जैक्टली F इक्वल टू माइनस kx होती है।
मैंने कहा यहाँ से एक्सेशन निकालेंगे, डिवाइड बाय m करेंगे तो आप बोले एक्सेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस की m बाय एक्स, और जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो कुछ होता है इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर क्या है यहाँ पे k बाय m के बराबर है। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एसएचएम के एक्सेलरेशन की इक्वेशन को लिखने का। ठीक है, मैं इसको और हम लिखें सर, इसको हम लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, इसको यहां लेके आएंगे तो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। कोई भी इक्वेशन एसएचएम है या नहीं है वो हम कैसे पता करेंगे सर, वो इस तरीके से आप बोलोगे सर उसके लिए ये वाली इक्वेशन उसको, मतलब मैंने कहा सर टाइम के साथ 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई इसका मतलब वो एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है, अदरवाइज वो एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। कोई भी रिलेशन आप उठा लीजिए एफ फोर्स और एक्स का, एक्सेलरेशन और एक्स का, वो इस फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा ये जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैथ्स की बात करें तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम बिल्कुल परेशान नहीं होकर, हमें नहीं मालूम है। हमने कहा सर अगर इस टाइप की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो कुछ इस फॉर्मेट में आता है, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 या फिर एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो आप बोलोगे सर मतलब अगर आपके पास ये एसएचएम की इक्वेशन है तो डिस्प्लेसमेंट एक साइनोसोडल फंक्शन होगा। ठीक है, तो जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ एक साइनोसोडल वेरिएशन शो कर रहा हो, आप बोलोगे सर आपका जो मोशन है वो कैसा है, एसएचएम है। उसमें भी ध्यान रखना है कि सर इसमें ये ए जो होता है, एम्पलीट्यूड होता है, दैट हैज टू बी कांस्टेंट। सर ऐसा मोशन आप बोलोगे कि जो साइनोसोडली तो वेरी कर ही रहा हो, साथ ही साथ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कैसी हो, कांस्टेंट हो, तो आप बोलोगे कि सर वो कैसा मोशन है, वो आप बोलोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैंने कहा इस इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। मैंने कहा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। व्हाट इज दिस x? ध्यान रखना ये जो x है, ठीक है, ये x क्या बता रहा है? अगर आप बोलते हो कि सर ये आपकी पोजीशन बता रहा है, क्या बता रहा है? ये आपकी पोजीशन बता रहा है कि सर आपकी पोजीशन कहां पर है। ठीक है, आप बोलते हो कि सर किस टाइम पे, किसी भी रैंडम टाइम t पे पार्टिकल की पोजीशन कहां है। ठीक है, मैंने कहा सर ठीक है, ये a क्या है, एम्पलीट्यूड है। मैंने कहा सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना जा सकता है, या माइनस a, तो वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू माइनस a या प्लस a तक लाई करेगी। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये पूरी क्वांटिटी जो आर्गुमेंट है साइन का, इसको हम बोलते हैं फेज। दिस फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फेज से ही आपको पता चलता है कि ये पार्टिकल किस पॉइंट के अराउंड लाई कर रहा है और किस डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है। आगे आप देखोगे कि इस फेज से ही आपको मैक्सिमम नॉलेज या इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। इस फेज में भी ये जो 5 होता है दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेज, क्योंकि इस फेज में अगर t की वैल्यू 0 रख दो तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो t इक्वल टू 0 पे जो फेज की वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं 5, दैट इज इनिशियल फेज। इन मैक्सिमम ऑफ द केसेस हमारे इनिशियल फेज हम 0 लेके चलते हैं, बट हाँ ऐसा नहीं है कि हमेशा 0 होगा। t क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड ऑफ दिस साइकिल। मैंने कहा ये एक साइकिल है, इस एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं t, दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोशन। f इक्वल टू 1/t, करेक्ट। इसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं, 1/सेकंड या फिर हर्ट्ज बोलते हैं। ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा का अगर फॉर्मूला रिलेशन हम निकाले f और टाइम पीरियड के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2πf इक्वल टू 2π/t। नाउ दिस पोर्शन इज बेसिकली आप कह सकते हो चैप्टर की जान है, इसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन फेज, एक्स एंड टाइम। ठीक है, मैंने कहा एक जनरल इक्वेशन लिया मैंने, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी अगर आपको मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप बोलोगे t इक्वल टू 0 पे, जब t की वैल्यू 0 रखोगे तो आप बोलोगे x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। आप यहाँ पे कैलकुलेट करके रख जाएगी। मैंने कहा t की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है, यहाँ। मैंने कहा अब पार्टिकल यहाँ पे स्टार्ट करना, मोशन चालू किया। जब ये मोशन यहाँ आगे जाएगा तो मैंने कहा जब ये a/2 पे पहुंचेगा, जब ये a/2 होगा तो आप बोलोगे x की वैल्यू कितनी होगी, a/2 होगी। मैंने कहा सर जब a/2 पे पहुंचेगा तब इसका फेज कितना होगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं फेज की बात करूं तो फेज की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। जब ये t इक्वल टू 0 पे तो फेज क्या होगा, ओमेगा t। आप बोलोगे कितना आया, 0। आप जरा देखिए जब ये पार्टिकल a/2 पर पहुंचेगा, a/2 पे इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे इसकी फेज की वैल्यू कितनी होगी। मैंने कहा सर देखिए x इक्वल टू a साइन ओमेगा t है, तो जब ये a/2 आ जाए, a/2 कब आ सकता है x की वैल्यू, जब आप बोलोगे इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाए, 1/2।
साइन 1/2 कब होता है सर? साइन आप बोलते हो 30 डिग्री पे 1/2 होता है। तो आप क्या बोलोगे, जब x की वैल्यू a/2 आ रहा है तब जो फेज हो रहा है वो कितना है? π/6 है। ठीक है, तब आप बोलोगे यहां पे अगर कोई मुझसे बोलेगा जब ये पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, राइट, तो आप बोलोगे पार्टिकल जब इधर जा रहा है तो यहां पे आप बोलोगे इसका फेज कितना है? π/6 है। मैंने कहा जब a/√2 पहुंच रहा है, मैंने a/√2 कब हो सकता है? जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1/√2 हो जाए। तो आप बोलोगे जब a/√2 हो रहा होगा तो आप बोलोगे फाई की वैल्यू कितनी हो सकती है? मैंने कहा 1/√2 साइन कब होगा? जब फाई जो होगा, ये फेज जो होगा, वो फेज की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे फेज की वैल्यू होगी π/4। तो आप बोल सकते हो जब ये पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तब इसका फेज कितना होगा? π/4। ठीक है, मैं कहा जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तब आप बोलोगे इसका फेज कितना होगा? मैंने एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? a, मतलब दिस क्वांटिटी विल बिकम 1। तो आप बोलोगे जब x इक्वल टू a पे पहुंच रहा है तब फेज की वैल्यू कितनी हो रही है? π/2। समझते जाना, एक एक स्टेप बहुत आराम से। मैंने कहा अब ये पार्टिकल यहां से मान लो वापस चलना स्टार्ट हुआ, यहां से जब ये वापस चलना स्टार्ट होगा तो फिर से आप बोलोगे यहां पहुंचेगा। जब ये पार्टिकल इसको क्रॉस कर रहा है, आप देखो अभी भी x की वैल्यू a/√2 है, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन अब चेंज हो गया है। x की वैल्यू अभी भी a/√2 है, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन अब क्या हो गया है? चेंज हो गया है। देखिए 0 30 डिग्री, आप बोलोगे यहां पे कितना हो गया आपका? 45 डिग्री, और ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से वापस a/√2 आपका बोलते हो जब होगा 135 डिग्री। कितना होगा? 135 डिग्री, या फिर आप बोलोगे 3π/4 हो जाएगा। अब फेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3π/4। देखो x की वैल्यू a/√2 है, ठीक है, x की वैल्यू अभी भी a/√2 है, बट अब आपका फेज कितना हो गया? 3π/4। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? जब π/4 फेज था तब पार्टिकल था तो यहीं पर, बट इट वॉज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। और जब फेज की वैल्यू 3π/4 आ गई, मतलब आप क्या बोलोगे? द बॉडी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये दो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप बोलोगे जब x इक्वल टू a/√2 है, आप बोलोगे क्या होगा उसका फेज? तो बोलो फेज की दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक π/4 पॉसिबल है और एक 3π/4 पॉसिबल है। एंड दोनों का ही मतलब समझ में आना चाहिए कि सर एक बता रहा है कि सर इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, दूसरा बता रहा है इट इज गोइंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, राइट? अगर आपने ये इक्वेशन ले रखी है, मैंने कहा सर ये वापस से फिर से देखो a/2 पर आएगा। जब a/2 पर आएगा तो आप फिर बोलोगे यहां पर पहुंचोगे, तब फिर से आप बोलोगे सर a/2 1/2 साइन की वैल्यू फिर से कब आती है? आप बोलोगे 150 डिग्री पर। 150 डिग्री का मतलब होता है सर 5π/6। तो जब ये पार्टिकल इस a/2 को इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा था तब आप बोल रहे थे ये एंगल कितना आ रहा था? π/6 आ रहा था। आप बोलते हो जब आप ये वापस से जब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा है तब इस एंगल कितना आ रहा है? 5π/6 आ रहा है। फेज कितना आ रहा है? 5π/6 आ रहा है। ठीक है, मैंने कहा वापस से ये x इक्वल टू 0 पे पहुंचेगा। जब x इक्वल टू 0 पे पहुंचेगा तो आप बोलोगे सर पहले फेज कितना था? 0 था। पहले फेज कितना था? 0 था। अब आ रहा है पाई। 180 डिग्री पे भी साइन कितना होता है? 0। तो 0 का मतलब था सर x इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल टुवर्ड्स दी पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है। अब ये बता रहा है ये पाई अगर फेज डिफरेंस है, फेज आ रहा है सॉरी, तो आप बोलोगे ये पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अच्छे समझिए ये सारे फेजेस की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस हाफ की। ठीक है, इस हाफ के फेजेस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा अपन बात कर लेंगे। मैंने कहा जब ये -a/2 पे इस डायरेक्शन में पहुंचेगा, जब ये पार्टिकल -a/2 देखिए यहाँ 180 डिग्री हो गया। अब वापस से सर कितना आना चाहिए सर? 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री पे साइन नेगेटिव होता है, इसलिए आप बोलोगे ये वैल्यू माइनस आ रही है -a/2। 180 डिग्री प्लस थीटा इज बेसिकली इन द थर्ड क्वाड्रेंट और साइन हैज टू बी नेगेटिव। तो सर पाई तो और हो गया, पाई प्लस π/6। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां पे जब x इक्वल टू -a/2 आएगा, जब आप बोलोगे x इक्वल टू -a/2 आ रहा है, तब आप बोलोगे पाई की वैल्यू आ गई है 7π/6। ठीक है, 210 डिग्री इज बेसिकली 7π/6। 7π/6 है तो इससे पता चल रहा है कि इट इज गोइंग अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन। जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तब देखो ये x की वैल्यू कितनी आ गई है? -a, मतलब साइन ओमेगा t की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? -1 आनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा साइन -1 कितना होता है? आप बोलोगे सर साइन -1 होता है 270 डिग्री पे। तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू -a कब होगा? और आप बोलोगे x इक्वल टू -a कब होगा? जब फाई की वैल्यू होगी 270, मतलब 3π/2। मैं अब ये पार्टिकल फिर यहां से वापस जाना चालू करेगा। ये वापस जब -a/2 पर आ रहा है, वापस -a/2 का मतलब कितना हो गया सर? यहाँ पे देखो 270 डिग्री पे इसने इसको क्रॉस किया था। अब माइनस आप बोलोगे फिर से -a/2 आ रहा है, तो आप बोलोगे हो जाएगा 330 डिग्री। कितना हो जाएगा? 330 डिग्री। सो दैट विल बी 11π/6। ठीक है,
और वापस से ये पार्टिकल यहीं आ जाएगा, तो आप बोलोगे कितना हो गया, फिर 2 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, फिर 2 पाई हो जाएगा। और फिर 2 पाई प्लस π/6, देखिए साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। तो फिर 2 पाई प्लस थीटा, फिर ये सब चलेगा, तो फिर से आपका ये रिपीट होने लगेगा। ये फेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये फेज रिलेशंस आपको समझ में आ गए तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं कहता हूं SHM मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। चलिए, मैंने कहा जरा टाइम के साथ रिलेशन देख लेते हैं। फिर से मैं इस फिगर को बना रहा हूं, फिर जरा देखिए, x = 0, x = a, यहाँ पे हो गया -a, ये हो गया a/2 और यहाँ पे हो गया -a। अब जब ये पार्टिकल देखिए t = 0 पे यहाँ पे था, t = 0 पे कहां पे था, यहाँ पे था। अब ये पार्टिकल यहाँ स्टार्ट किया चलना। मैं कहा जरा देखो a/2 तक पहुंचने में से कितना टाइम लग रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे जब पहुंचोगे तो a/2 तक पहुंचने में से कितना टाइम लगेगा, जरा वो निकालेंगे यहाँ से यहाँ। जरा देखो, मैं कहा पूरी साइकिल में जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल T है। पूरी साइकिल में जब कैपिटल T है तो देखो, अगर ये यहाँ पे 0 पर होगा तो यहाँ पे ये पहुंचेगा t/4 पे, फिर ये वापस यहाँ पे आएगा तो t पे पहुंचेगा, और फिर यहाँ पे पहुंचेगा, आप बोल सकते हो कि 3t/4 पे, और वापस जब आप ये t/2 पे, और वापस जब यहाँ पहुंचेगा 3t/4। देखो यहां से स्टार्ट किया, पूरी साइकिल को यहां तक रिपीट करने में लगता है कैपिटल T टाइम, जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ पहुंचने में से टाइम लगने वाला है t/4, वापस आने में फिर और टाइम लगेगा t/4, तो टोटल हो गया t/2। फिर यहाँ t/4 मतलब कितना हो गया, 3t/4, और वापस से एक और t/4 मतलब कितना हो गया, t। तो आप बोलोगे हाफ साइकिल में जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ जो है क्वार्टर साइकिल होगी, जैसे t/4, फिर क्वार्टर t/4, क्वार्टर t/4 और वापस t/4, टोटल आपकी हो गई। मैंने कहा जब x की वैल्यू a/2 मतलब 0 से लेके a/2 में इसे कितना टाइम लगा जाने में, तो मैंने कहा सर अगर आप निकालोगे सर फेज कितना होना चाहिए था, π/6 है ना। जब a/2 पे जा रहे हैं π/6, मैंने कहा फेज की वैल्यू कितनी है, ओमेगा × t। तो यहां से t की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा सर यहां से यहां जाने में इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है t/12, ठीक है। तो ये गलती से ये मत सोच लेना कि सर यहां से यहाँ t/4 लग रहा है तो x = a/2 तक इसको t/8 लगना चाहिए, नहीं सर यहाँ टाइम लगेगा t/12, और बाकी a/2 से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगने वाला है, आप बोलोगे सर t/6, ठीक है। अब जब ये वापस आएगा सर, वापस यहां आने में भी कितना टाइम लगने वाला है, t/6, और यहां आने में कितना लगने वाला है, t/12। आगे आपको समझ में आएगा कि मेन पोजीशन के अराउंड पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो आप बोलोगे यहाँ पे टाइम कम लगने वाला है। जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा आप बोलते हो इसकी वेलोसिटी स्लो होती चली जाती है, इसलिए ये टाइम आपको थोड़ा ज्यादा लगने वाला है, ठीक है। मैंने कहा सिमिलरली जब ये पार्टिकल यहाँ क्रॉस कर रहा होगा तो फिर -a/2 पे पहुंचेगा, तो आप बोलोगे यहाँ टाइम कितना लगने वाला है, t/12, और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, फिर आप बोलोगे कितना टाइम लगेगा, t/6, फिर t/6, और यहाँ से यहाँ पहुंचने में फिर से t/12। तो ये आपको इसमें टाइम लगने वाला है, और इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो ये फिगर आपको याद होना चाहिए। मैंने कहा सर अगर यहाँ पे ये अगर कोई बोले a/√2, क्या बोले, a/√2, हाँ सर यहां से यहां पहुंचने में लगने वाला है t/8, a/√2, x = 0 से x = a/√2 तक पहुंचने में अगर आप बोलोगे तो कितना टाइम लग रहा है, तो आप बोलोगे t/8, और फिर a/√2 से सिर्फ इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगने वाला है, t/8। देखिए सेम इंटरवल है, बट अब डिस्टेंस कैसी होगी, कम ट्रेवल होगी, बिकॉज नाउ द पार्टिकल इज स्लो, ठीक है। पार्टिकल अब यहाँ पर कैसे होगा, स्लो होगा, दैट वी विल स्टडी इन द लेटर पार्ट। So now we are going to talk about the velocity and acceleration of SHM, ठीक है। तो आप क्या बात करोगे कि सर देखिए x = a sin ωt, ये मेरे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या करूंगा, dx/dt, और दैट विल कम एज a ω cos ωt, ठीक है। तो वेलोसिटी को आप a ω cos ωt, अगर b और t का रिलेशन चाहिए तो आप बोलोगे a ω cos ωt, अगर x a sin ωt है तो। मैंने कहा सर अगर मैं इसको x के टर्म में कन्वर्ट करूंगा तो आप बोलोगे b और x का रिलेशन चाहिए होगा, तो दैट विल कम एज ओमेगा × √a² - x²। तो जब t का रिलेशन है तो आप इक्वल टू ये लिखेंगे, और अगर पोजीशन के साथ रिलेशन चाहिए, किस पोजीशन पे कितनी स्पीड है, तो आप बोलेंगे सर ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या हो गया सर, dv/dt हो गया। तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे तो दैट विल कम एज -ω² a sin ωt, टाइम के साथ जो रिलेशन आ रहा है वो ये आ रहा है, और अगर मैं x के साथ रिलेशन निकालूं -ω²x,
ये सर एसएचएम का हमने स्टार्टिंग ही यहां से की थी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, एंड वापस से हम उसमें चले थे, देखिए वहीं पर हम पहुंच गए। तो टाइम के साथ रिलेशन आपको ये वाला फॉलो करना है, और पोजीशन के साथ आपको रिलेशन जो है वो ये वाला फॉलो करना है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने कहा अगर मीन पोजीशन की बात करूं, मेन पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी होती है 0, जब मैं x 0 रखूंगा तो देखिए ये वैल्यू जो आएगी v की वो आएगी ओमेगा है, ठीक है। तो जब ओमेगा आएगा मतलब मैक्सिमम स्पीड आ रही है, तो मेन पोजीशन पे जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है 0। सिमिलरली अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे जाऊं, एक्सट्रीम का मतलब x इक्वल टू प्लस ए या माइनस ए की बात करूंगा, तो देखिए प्लस ए या माइनस ए जब यहां रखूंगा तो v कितना हो जाने वाला है 0, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा माइनस या प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम कहां पर होता है सर, एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि सर देखिए मेन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम थी और एक्सट्रीम पे कितनी थी 0, मतलब मेन पोजीशन को क्रॉस करते टाइम उसकी स्पीड प्लस होती है, मैक्सिमम होती है, फिर धीमे धीमे करके स्लो हो जाती है, बॉडी जाकर रुकती है, फिर वापस आती है तो उसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, बढ़ते बढ़ते मेन पे आके फिर मैक्सिमम हो जाती है, और जैसे मैक्सिमम को इधर मेन पोजीशन को क्रॉस करती है तो आप बोलते हो फिर से स्पीड स्लो डाउन होकर फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है, रुक जाती है। तो यही प्रोसेस इसमें चलता रहता है। तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, आपको मैक्सिमम कहां होगी, मिनिमम कहां होगी, और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होगी, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ एसएचएम। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी है। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और बी का रिलेशन हमको पता है, तो दैट कम्स एज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ रिलेशन हो गया। अगर मैं इसको 2 ओमेगा मतलब cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो दैट कैन आल्सो कन्वर्ट इनटू हाफ 1/4 m ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैं पोजीशन के साथ रिलेशन निकालूं काइनेटिक एनर्जी का, तो देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, वी में कौन सा पोजीशन वाला रिलेशन लिख दूंगा, तो दैट विल कम एज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अलग अलग पोजीशन पे आपको अलग अलग काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना आपको आ जाएगा। मैंने कहा सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मेट होता है F इक्वल टू के एक्स, स्प्रिंग वाला पढ़ा आपने, F इक्वल टू के एक्स अगर फॉर्मेट होता है फोर्स का, तो जो एनर्जी आती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने कहा वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ रिलेशन आया वो आया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और अगर मैं cos 2 ओमेगा टी का रिलेशन लिखूं तो ये आएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। मैंने कहा सर अगर पोजीशन के साथ रिलेशन में और अच्छे से रखूं तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है जरा देखो। मैंने कहा सर अगर मैं बात करूं v का, v देखो एक रिलेशन आ रहा है साइनोसोडल आ रहा है, a का रिलेशन देखो सर a भी साइनोसोडल आ रहा है। इसका मतलब अगर आपका मोशन एसएचएम है, अगर आपका मोशन एसएचएम है तो वेलोसिटी का वेरिएशन भी सिंपल हार्मोनिक होगा। वेलोसिटी देखो x क्या था यहाँ पे सर, x की वैल्यू आपको पता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। जब x ए साइन ओमेगा टी तो v आया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, मतलब ये भी एक सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम एज दैट ऑफ x है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इस पर टाइगर ध्यान रखना कि अगर आपका x एक एसएचएम है, डिस्प्लेसमेंट एसएचएम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसका वेरिएशन भी सिंपल हार्मोनिक होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम एज दैट ऑफ, जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी होगा। मैंने कहा अगर मैं उसके एक्सेलरेशन की बात करूं तो सर वो भी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है, देखिए वो भी एक साइनोसोडल फंक्शन आ रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम एज दैट ऑफ एक्स है। हाँ भाई साहब, मैंने कहा अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है, वेरिएशन है, वो भी एक साइनोसोडल फंक्शन आ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो वेरिएशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन है। बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है जरा देखो, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ओमेगा है, ठीक है। मतलब जो x की फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ओमेगा होगी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी एक सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन हो रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 ओमेगा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि सर अगर मोशन डिस्प्लेसमेंट आपका जो इक्वेशन है वो या एसएचएम है मोशन, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी एक सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन है और उसकी फ्रीक्वेंसी सेम एज दैट ऑफ आपके x के बराबर है। मैं अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन का वेरिएशन भी सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का जो फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है, बट उनकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है एज दैट ऑफ x, ठीक है। मैंने कहा उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा देखो
आप बोले यहां से चले 1/4 साइकिल 1/4 साइकिल 1/4 साइकिल 1/4 साइकिल, आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की। मैंने कहा जरा देखो काइनेटिक एनर्जी यहां मैक्स थी, यहां 0 थी, यहां मैक्स हो गई। यही वैल्यूज है, मैक्स से 0, 0 से मैक्स, फिर मैक्स, फिर 0। सर 2 साइकिल कंप्लीट हो गई, 0 मैक्स से कहां गए 0 और 0 से कहां गए मैक्स, बस इतनी तो वैल्यू है। इसमें नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी है ये, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव तो है ही नहीं। तो जो मैक्स यहां होगा वही, सॉरी जो 0 यहां होगा वही 0 यहां होगा, जो मैक्स यहां आते टाइम होगा वही यहां जाते टाइम होगा। तो मैक्स तो अलग अलग नहीं हो सकते ना, क्योंकि पॉजिटिव ही है। तो आप बोलिए देखिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, एक साइकिल कंप्लीट हो गई सर, फिर 0 और फिर मैक्सिमम 2 साइकिल। तो जितनी देर में डिस्प्लेसमेंट की एक साइकिल कंप्लीट हो रही है उतनी देर में काइनेटिक एनर्जी की 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है, इसीलिए आप बोलते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, डबल है। सेम एज दैट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे 0, यहाँ से मैक्सिमम और फिर 0, फिर से मैक्सिमम फिर 0। देखिए ये मैक्स अलग अलग थोड़ी ना है, पोटेंशियल एनर्जी है मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे आप बोलोगे कैसे होगी, आप बोलोगे डेरिवेशन अगर आप करोगे कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में या यहाँ नेगेटिव ऐसा नहीं होगा, वो तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे इनके लिए मैक्सिमम की वैल्यू सेम होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आपको यहाँ पे कवर किया। मैंने कहा बात करते हैं टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब आप इन दोनों को सम करेंगे, जरा देखिए इन दोनों को सम करेंगे तो जो कैंसिल एक्स वाला जो वेरिएबल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा टोटल एनर्जी वाला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, ना टी है ना एक्स है, सारी चीजें कांस्टेंट आ रही हैं, इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम कैसी होती है, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, एंड दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं एनर्जी का पोजीशन के साथ, तो देखिए आपको पता है सर ये रिलेशन देखो, काइनेटिक एनर्जी और एक्स का अगर देखें तो ये देखिए एक पैराबोलिक रिलेशन है सर, ये भी एक पैराबोलिक रिलेशन है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोलिक होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, ये सब ग्राफ की बातें बता रहा हूं मैं, ये सब ग्राफ में कवर किया होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, तो आप बोलोगे इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा। जरा देखो सर ये रिलेशन ऐसे इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा काइनेटिक एनर्जी का। सर आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ अगर आप बनाओगे तो कैसा बनेगा सर, अपवर्ड आपका पैराबोला बनेगा, और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी की तो क्या होगी, एक कांस्टेंट लाइन रहेगी सर, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला देखो ये एक पॉइंट है जहां पे आप बोलोगे सर ये दो ग्राफ आपस में कट करें, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दूसरे को क्या करेंगे, इक्वल होगी। सर वो कब आती है, जब x की वैल्यू प्लस माइनस a/√2 क्या हो, जब x की वैल्यू a/√2 हो या माइनस a/√2 हो, तब आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, सेम वैल्यू की होती है। तो ये कुछ बातें की हमने एनर्जी ऑफ एसएचएम में। तो आज हम एसएचएम के बारे में इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी एसएचएम को कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। बहुत अच्छे से जो फेज डायग्राम है उसको बहुत अच्छे से समझ लेना कि सर फेज कैसे हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को आप जरूर समझ लेगा, काइनेटिक एनर्जी को जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है, इनको आप अच्छे से समझ लेंगे। हम आगे बात करेंगे कि सर मल्टीपल एसएचएम या फिर हम एसएचएम के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे एंड देन वी विल फिनिश दिस चैप्टर, करेक्ट। तो आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द YouTube चैनल and also share it with your friends. For now, stay healthy, stay safe. Thank you.